फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो फैसला है ये तो आया है, दो तीन हिस्से हैं। जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो 13-0 जजमेंट है कि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, और उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कंडक्ट किया है उसके ऊपर तो 13 के 13 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब ने उसके ऊपर इंतहाई डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। तो अच्छा। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन को तो मुझे नहीं समझ आएगी कि वो अगर रिजाइन नहीं करते तो वो कैसे अपनी नशिस्तों पे बरकरार रहेंगे, बिकॉज इनके ऊपर सबके ऊपर मिसकंडक्ट के केसेस होंगे। जिस तरीके से इन्होंने ये सारा सिलसिला जो है वो जोड़ा है, और 13 के 13 जजेस इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने का जो कंडक्ट था वो बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं था। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आज जब 22 सीटें मिल जाएंगी तहरीके इंसाफ को, तो तहरीके इंसाफ एक्चुअली इस असेंबली में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अब जो है वो तहरीके इंसाफ जो है वो बन जाएगी, और इससे जो सारी हैयत और नौयत है पार्लियामेंट की वो जो है वो चेंज हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ सीट्स का जो मामला है वो है। ठीक है। जो तीसरी बात यह है कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नोट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नोट है। उसमें उन्होंने एक तो जो तहरीके इंसाफ की जो गलतियां हैं और जिस तरीके से उन्होंने जो सारी एक अप्लाई नहीं किया और वो जो इंडिपेंडेंट अलहदा की उसको भी उन्होंने जो है वो डिस्कस किया, बट साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी पूरा जो है वो चार्जशीट इस सिलसिले में कर दिया है। तो अब ये जो फैसला है उसके 2-3 जो पार्ट्स हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन की हद तक 13-0 है जजमेंट। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारे जज जो है वो मुतमईन नहीं है। जो पीटीआई को सीटें देने का मामला है उसके ऊपर 8-13 है, और इसी तरीके से जो तहरीके इंसाफ को पार्टी रिकग्नाइज करने का मामला है उसके ऊपर 11-13 जजमेंट है। तो ये जो नंबर्स हैं जजेस के, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर भी काफी यूनैनिमिटी है जजेस में। सो अल्टीमेटली अगर आप इन जिस्ट लें तो ये जजमेंट में कोई बड़ा फर्क नहीं है। ये लिटरली जजमेंट जो है वो यूनानिमस है, और 13-0 ही जजमेंट है अगर आप इसको एक तरीके से, क्योंकि दरख्वास्तें तो हर किसी ने मुस्तरद की। अब ये फवाद साहब, अब पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या बनता जा रहा है? एक तो आपने एस्पेक्ट की बात की कि असेंबली में अक्सरियत हो जाएगी, हुक्मरान इत्तेहाद की मुश्किलात क्या फिर इस एतबार से आप बनते देख रहे हैं कानून साजी के हवाले से, उससे हटके? देखिए, मौजूदा जो हुकूमत है ना, एक्चुअली वो कोई पार्लियामेंट के ऊपर तो खड़ी नहीं है, ये तो एक कोरिजन के ऊपर खड़े हैं। एक जो एक एस्टैब्लिशमेंट का मसल है उसके ऊपर ये सारे इकट्ठे हैं। जाहिर है अगर आज जरदारी साहब को मौका मिले या एमकेएम को मौका मिले, वो इस हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होंगे। बल्कि मैं तो इस तरह देखता हूं कि आप देखिए कि बिलावल भुट्टो का तो बहुत नुकसान हो गया है इस सारे मामले में, क्योंकि अगर आप आज देखें, अगर आप नंबर गेम उठा के देखें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात जो है वो पीटीआई है पार्लियामेंट में, और अपोजिशन की जो नंबर 2 पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी एक सदारत और 2 गवर्नरियों के लिए जो मेन पोजीशन बनती थी पाकिस्तान में उनकी, बिलावल भुट्टो की, वो उन्होंने जाया कर दी, और उसकी वजह से उनको तो बड़ा पॉलिटिकल नुकसान हो गया। और तीसरी पोजीशन पे जाके फिर पीएमएलएन आती है जिसकी हकीकी सीटें तो आपको पता ही है कि 18-20 सीटों से ज्यादा वो नहीं है, और वो जाली तरीके से उनको वज़ीर आज़म बनाया गया है। तो वो जो एक समझिए कि जब तक मसल और उनके पीछे है, जब तक वो एक कोरिजन उनके पीछे है, तो वो कंटिन्यू तो कर देंगे। लेकिन इस तरह के फैसलों से होता यह है कि पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाती है, और उससे वो मामला उनका चलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा फवाद साहब, अब आपने खुद ही नंबर्स का कहा कि अक्सरियत बढ़ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामान में, तो क्या सियासत अपनानी चाहिए? अब क्या उनका आगे इलाही अमल होना चाहिए? आपने पॉइंट आउट भी किया कि जिस तरीके से पीटीआई की सियासत रही है उस पर भी जो है जजमेंट है। फवाद चौधरी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे। फवाद साहब हैं साथ? जी मैं साथ हूँ, लेकिन सॉरी मुझे आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा फवाद साहब, अब पीटीआई का क्या लाहे अमल होना चाहिए? जो नंबर्स अब उनके पास बढ़ रहे हैं, तो हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? इस वक्त सिर्फ एक ही लाएअमल होना चाहिए, और वो लाएअमल होना चाहिए कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा लेना है।
आप आज के 13 जजेस बेंच के फैसले के बाद भी अगर पीटीआई इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा लेने के ऊपर नहीं ला सकती तो फिर कोई और काम कर ले। क्योंकि देखिए इससे पहले लियाकत चड्ढा की वो स्टेटमेंट आई, वो पीटीआई ने जाया कर दी। 9 तारीख को जो रिजेक्शन रिजल्ट आया वो जाया कर दिया। अब अगर आज भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो दबाव नहीं बना सकते और इलेक्शन कमीशन को इस्तीफे पे मजबूर नहीं कर सकते तो फिर तो देखिए पीटीआई की पॉलिटिक्स के ऊपर जो पहले ही जो है वो सवाल उठते हैं, कितनी बड़ी ताकत होने के बावजूद उसको वो मनूवर नहीं कर पाते, तो फिर और सवाल उठेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि जो एक कोरियन पावर है इस हुकूमत के पीछे, उस कोरियन पावर को उसकी प्रॉब्लम ये आ रहा है पाकिस्तान का कि वो यूज करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। और आपने देखा ही है चाइना ने, सऊदी अरेबिया ने, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में आप स्टेबिलिटी लेके आए। तो जब वो कोरियन पावर इस्तेमाल होती है तो इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, आपकी इकोनॉमी जो है वो डाउन होती है। और अगर वो नहीं इस्तेमाल होती तो फिर आपका जो प्रॉब्लम तो ये है ना कि आप जमहूरियत और मार्शल लॉ इकट्ठा चलाना चाह रहे हैं, ये तो नहीं चल सकता। आपको अल्टीमेटली जमहूरियत की तरफ जो है वो आना पड़ेगा। अब उसमें हमने और कितना नुकसान करना है पाकिस्तान का, ये फैसला जाहिर है। फवाद साहब, इसके अंदर एक चीज है, जिन्होंने करना है उन्होंने करना। इलेक्शन कमीशन का आपने हवाला दिया और सभी बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मामले पर। लेट्स से कि आज ये फैसला हो जाता है कि उनके मेंबर्स को तब्दील कर दिया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को हटा दिया जाए, उसके बाद आपको लगता है कि थिंग्स विल बी डिफरेंट? फवाद साहब, आवाज सॉरी नहीं आ रही मुझे। अब आप सुन सकते हैं मुझे? जी आप बेहतर। मैं ये कह रहा हूँ कि एवरीबडी इज टॉकिंग कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट दे दी है तो उनको हट जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो भी किरदार रहा, अगर आज ओवरनाइट उनको चेंज भी कर दिया जाए, मेंबर्स हटा दिए जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को हटा दिया जाए, तो थिंग्स वुड बी एनी डिफरेंट? नहीं देखिए सत्य इशू ये है कि इवेंट्स होते हैं ना, इवेंट्स फिर आगे जो एक फाइनल पिक्चर बनती है उसको शेप अप करते हैं। तो आज का जो इवेंट है देखिए ना, उसने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की जो लैंडस्केप है, पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है, उसके अंदर और रंग भर दिए हैं। अब सियासत में तो रोजाना नया पानी आता है, दरिया के नीचे नए पानी गुजरता है, नए फैक्ट्स होते हैं। अब आज का जो फैसला है उसके नतीजे में एक लैंडस्केप में, फ्रेमवर्क में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। अब इसके बाद देखना यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का अगर इस्तीफा होगा उसके इफेक्ट्स जो है वो और होंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते और उनके खिलाफ एक तहरीक शुरू होती है उसके इफेक्ट्स और होंगे। बट इसमें कोई दो राय नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी आज जो पहले मॉरल अथॉरिटी तो कभी माशाल्लाह इन्होंने फिक्र ही नहीं की, आज लीगल अथॉरिटी भी उड़ गई है। तो अगर ये इस्तीफा देने के ऊपर नहीं आते तो तहरीक इंसाफ को एक पूरी फुल फ्लेज तहरीक इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे के लिए लाजमन शुरू करनी चाहिए। मैक्सिमम 24 घंटों में ये अनाउंस होनी चाहिए और सारे पार्लियामेंटेरियंस को ईसीपी के सामने आना चाहिए पहले टू स्टार्ट विद, और इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा डिमांड करना चाहिए। अदरवाइज तो देखिए ना पाकिस्तान में फिर इसका मतलब है कि कोई है ही नहीं चीज, किसी ना कोई लीगल बेसिस है ना कोई मॉरल बेसिस है, और बस 5 बंदे बैठे हुए जो मर्जी करते जाए, इस तरह तो नहीं चल सकता मुल्क। अच्छा, काशिफ अब्बासी साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। काशिफ आप कर सकते हैं सवाल। जी फवाद साहब, अभी आप जो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं कि उनकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, तो मेरा ख्याल है आपने कहा 13-0 इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला है। मेरा ख्याल है 2 जजेस ने अपीलें डिसमिस भी की, जस्टिस नईम अफगान साहब हैं, और मेरा ख्याल है वो 2 जजेस ने अपीलें डिसमिस की हैं जो संविधान काउंसिल की थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे मुल्क में निज़ाम तो ऐसे ही चलता है, निज़ाम तो है नहीं एक जिस उस वक्त की सियासत के जो फैसले करने वाले हैं उन्होंने फैसला करना कि हमने किसको नीचे गिराना, किसको उठाना, तो इलेक्शन कमीशन टूल बन जाता है। और हमेशा से इदारे पाकिस्तान में टूल बनते रहे हैं। लेकिन अब बहुत से देखें, एक सब जानते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी इस इलेक्शन में, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी था, सुप्रीम कोर्ट में भी उस वक्त कुछ थी। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि पीटीआई मटीरियली कुछ बदल पाएगी इस फैसले के बाद और इलेक्शन कमीशन रिजाइन करेगा, जो कि माजी में तो कभी नहीं हुआ?
देखिए काशिफ, मसला ये है ना कि देखिए आप एडवर्स सिचुएशन में हैं। अब इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जो कोरियन पावर है, जो मसल पावर है, वो आपके खिलाफ है, लेकिन फिर आपने स्ट्रैटेजीज अपनी बनानी है और उसके मुताबिक चलना है। और जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि इदारे जो हैं वो हमारे यहाँ जो है वो उन्होंने किया है, लेकिन देखिए ना, होता ये है कि माहौल के साथ, वक्त के साथ एक्शन चेंज हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फैसला दिया है, और जिस तरह मैं कह रहा हूं कि 13-0 से तकरीबन एक फैसला दिया है। अब ये देखें ना, ये बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में। पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, वो तब्दील हो गया इसके फैसले से। इसके साथ साथ जो हमारा लीगल एक फ्रेमवर्क था, जिसमें अदालतों को हुक्म दिए जा रहे थे कि ये करे और वो करे और वैसे ही हो रहा था, वो भी चेंज हो गया, क्योंकि जजेस हैव असर्टेड, जजेस ने बड़ा असर्ट किया है। इट ऑल स्टार्टेड, ये जो 6 जजेस थे लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उससे ये शुरू हुआ है और आज यहाँ पर पहुंचा है। अब पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम है ना कि वो जो इदारे हैं उनके साथ खड़े हों और उनको वो जो रिक्विजिट पॉलिटिकल पावर चाहिए वो पॉलिटिकल पावर पॉलिटिकल पार्टीज दें। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन है, और तो कोई फंक्शन नहीं है। सो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बहुत बढ़ गया है, और इस दबाव को अगर बरकरार रखने में कामयाब हो गई और पीटीआई इसको आई वुड से कि इसको स्ट्रेटेजाइज करने में कामयाब हो गई, इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन अगर चला जाता है तो फिर पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत बड़ी चेंजेस जो हैं वो आ सकती है। काशिफ साहब, अब इलेक्शन कमीशन के बाहर आपको याद होगा, आपकी हुकूमत आई तो उस वक्त की पीडीएफ, उस वक्त की तमाम जो अपोजिशन थी इसने एहतजाज किया, बाद में आप लोगों ने किया। आज तक मैंने वैसे किसी को घर जाते इलेक्शन कमीशन से देखा नहीं, क्योंकि वहां पे फैसले अखलाकियात, कानून, आइन, मॉरल अथॉरिटी की बुनियाद पर नहीं होते। वो आपको पता है वो लगाए भी इसी तरह जाते हैं मेंबरान, और एक पॉलिटिकल चॉइसेस होती हैं, एंडोर्स्ड पॉलिटिकल चॉइसेस होती हैं जो कि इफेक्टिवली एंडोर्स जहाँ से होती हैं, वो मैनेजमेंट भी उनकी जिस तरह होती है। तो देखें, ये आपकी बात ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है इस सारी जिग्सॉ पजल का? व्हाट नेक्स्ट? मुझे ये लगता है कि जो ट्रिब्यूनल्स के केसेस हैं ये, और क्या फैसले ट्रिब्यूनल्स के बारे में होते हैं, जो जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस आ रहे हैं, और प्रेशर की एक नई वेव आएगी अब कोर्ट्स के खिलाफ। वो आप देख रहे हैं कि एक वेव आनी शुरू हो गई है जिसमें अदलिया पर प्रेशर डाला जाएगा। नहीं, अब जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है ना, वो आज मुलाकात हो रही है इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो नई बनी है आलिया नीलम, उनसे। और वहाँ पे वो फैसला करने जा रहे हैं कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर में 7 आपको मालूम है जजेस, जिनके उनमें से 4 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया हुआ था, और वो 4 जजेस वो हैं जिनको पूरी जो बार है, पूरी जो आपकी जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आप सबसे बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि जो 4 जजेस जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया है वो इंतहाई इंडिपेंडेंट समझे जाते हैं, इंतहाई रिस्पेक्टेड समझे जाते हैं, और वो 4 बहुत बड़े जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन आज जाके जस्टिस आलिया नीलम को ये कह रहा है कि आप उनको चेंज करें। अब वो फैसला देखते हैं कि आलिया नीलम जो है वो अपनी जुडिशरी के साथ खड़ी होती हैं, या वो इलेक्शन कमीशन के कहने पे वो ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो चेंज करती हैं। अगर वो बरकरार रखते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल, तो उसका भी एक बहुत बड़ा धचका जो है वो मौजूदा पॉलिटिकल जो एक डिस्पेंसेशन है उसको पढ़ना है, क्योंकि 45-47 का तो सभी को पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो कोई ऐसा, उसकी तो सिर्फ अब एक लीगल उसको ये ऑथेंटिकेशन ही मिलनी है ना, बाकी उसकी हकीकतें तो सभी को पता है। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो अगर वो ट्राइब्यूनल्स बरकरार रह जाते हैं तो फिर तो ये वैसे ही यहाँ से जो पंजाब की सीटें हैं वो सीटें उड़ जाती हैं, और उसके ऊपर जो है वो हुकूमत को जो है वो पूरे की पूरी हिल जाएगी। और इसीलिए आपने देखा है कि जो जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ जो कैंपेन है, या बाकी जजेस के खिलाफ सारी जो कैंपेन है, वो उन जजेस के खिलाफ फोकस किया जा रहा है जो ट्राइब्यूनल्स के केसेस सुन रहे हैं। नाउ द होल फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको हमें काम नहीं करने देना, क्योंकि अगर वो काम कर लेते हैं तो फिर सारा जो नंबर गेम है पार्लियामेंट के अंदर वो चेंज हो जाता है। और जाहिर है कि
नंबर ही अल्टीमेटली जो है वो काउंट होते हैं ना। तो आज 22-23 आज तकरीबन 23 सीटें बढ़ गई पीटीआई की ठीक इस है। फैसले से नेशनल असेंबली में, और वहां से अगर जो ट्राइब्यूनल जो है उन्होंने फैसले कर दिए तो ये तो नंबर गेम ही उलट जाएगी ना पार्लियामेंट के अंदर। सो नाउ दिस 1 month विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एज फार एज जुडिशियल ये जो डिस्पेंसेशन है ये इन्वॉल्व।